तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विक्रम, बेटा, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसके बारे में देखें तो हमने ये यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रखी थी। यूनिट नंबर 1। और इस यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का जो है आपका करीब करीब पेपर इसमें से आता है। और इस यूनिट में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स एज वेल एज नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस का। आइए जरा इस टॉपिक को भी जरा देख लेते हैं ताकि ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो सके। कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात की जाती है तो सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन क्या है एक्चुअल में। देखिए, दो तरीके के वर्ड हमारे सामने आएंगे। एक वर्ड हमारे सामने जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन, इसी के साथ एक वर्ड हमें और देखने को मिलेगा जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन कई बार कंफ्लिक्ट क्रिएट कर देता है कि भाई कोऑर्डिनेशन यहां पर हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए या कोऑपरेशन। हालांकि कोऑर्डिनेशन जो है विदाउट कोऑपरेशन अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो एम्प्लॉयज के बीच में डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, वो कहीं पर भी अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। और कोऑपरेशन इन द अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें तो एक वेस्टफुल एक्टिविटी होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोऑपरेशन हम करें और कोऑर्डिनेशन ना हो तो उस कोऑपरेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल। दैट विल बिकम्स अ वेस्टफुल एक्टिविटी। ये वेस्टफुल एक्टिविटी बन जाएगी इन द अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। वेयर एज कोऑर्डिनेशन अगर विदाउट कोऑपरेशन हुआ तो एम्प्लॉयज विल गेट डिससेटिस्फाइड, वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे अपने आप को, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये एक कॉमन सी बात आपको याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन जो होता है और जो कॉपरेशन होता है, कॉपरेशन जो है वो हम सेल्फ इंटरनल व्यू पॉइंट से क्रिएट करते हैं, अपने आप से कोऑपरेट करते हैं किसी को अगर हमें कोऑपरेट करना हो तो। और कई बार ये मांगने पर मिलता है, कॉपरेशन कई बार मांगने पे मिलता है, जबकि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग ही है प्योरली। इसमें हम कोऑर्डिनेशन जब भी बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में तो ये इंटरनली ही आना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन इंटरनली नहीं है तो कोई रिजल्ट आप बेसिकली अचीव नहीं कर पाएंगे। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments is known as coordination. That synchronizes का मतलब हमारा बेसिकली क्या है? ब्रिंगिंग टुगेदर। ब्रिंगिंग टुगेदर किसी भी चीज को या किन्हीं भी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को जो इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, अपना इंडिविजुअल काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, जबकि वो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं, तो उनके एफर्ट्स को आपस में मिलाना, उनके एफर्ट्स को एक साथ लेकर आना, एक एक ऐसे इनविजिबल फोर्स के थ्रू बांधना ताकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज है वो एक साथ हो सके, वो एक साथ यूनिफाई हो सके, उनसे यूनिटी मिल सके। उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए सिंगल डायरेक्शन, इन ए सिंगल डायरेक्शन टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए ऐसा करता है, और ऐसा करने में जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारी मदद करता है। इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन को एक बाइंडिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में अगर बात करें तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं। तो कुछ लोगों का मत ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कई लोग मानते हैं लेकिन ऐसा
हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि इट इज अ थ्रेड। ये एक थ्रेड है, एक धागा है, जो जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं उनके बीच में एक चैन का काम करता है, एक एसेंस का काम करता है, एक एसेंशियल एलिमेंट का काम करता है, एसेंस का काम करता है, जिसके बिना कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाएंगे। तो इट इज अ कॉमन थ्रेड, ये क्या है, एक कॉमन थ्रेड है दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग होती है उसमें एक सततता बनी रहे, लगातार वो वर्किंग करता रहे, लगातार वो चलता रहे, अपने काम को अंजाम देता रहे, इसके लिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन को हम ये कहें कि एक थ्रेड है जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में एक चैन का काम करता है। इसीलिए हम इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस को आपस में बांध के रखने का भी काम करता है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, केवल एक प्रोसेस ही है कोऑर्डिनेशन की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दैट कि अ मैनेजर इंश्योर्स the orderly arrangement of individual and group efforts to ensure unity of action in the realization of common objectives। ये केवल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस ही है जिसका, जो कि एक बेसिकली आधार है, बेस है। किस किस का बेस है, जो इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स होते हैं उनमें यूनिटी लाने का, उनमें एक मतता लाने का, ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम प्रॉपरली रियलाइज कर सकें, अचीव कर सकें, अटेंड कर सकें। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में के उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, एक्शंस को, एफर्ट्स को वो साइक्रोनाइज करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक मत करता है। दिस प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टी अमाउंट। ये यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी। दिस प्रोवाइड द रिक्वेस्टी अमाउंट, क्वालिटी, timing, and sequence of efforts, which ensures that planned objectives and are achieved with a minimum of conflict। जब भी आपसे कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा जाएगा तो ये एक बेस लाइन होगी आपकी, ये एक ऐसी लाइन होगी जिसको आप अपने आंसर में इन्वॉल्व करेंगे। दिस प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, विच इंश्योर, जो कि ये इंश्योर कराती है दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं, वो अचीव्ड किए जा सके कम से कम कन्फ्लिक्ट पर, कम से कम मतभेद पर, बिना किसी मतभेद के उनको हम अचीव कर सकें। उसे ही हम कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं, वही कोऑर्डिनेशन में शामिल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चलते हुए, कोऑर्डिनेशन को हमने क्या कहा है, कोऑर्डिनेशन के तौर पे अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंटल्स एंड स्पेशलिस्ट। कोऑर्डिनेशन को बहुत वाइटल माना गया है, इंपॉर्टेंट माना गया है। किस लिए, क्योंकि ये करता है एज इट इंटीग्रेट्स, ये बांधता है, यूनिफाई करता है, एक डायरेक्शन में एक मत करता है उनको, किनको, द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स होते हैं उनको, डिपार्टमेंटल एफर्ट्स होते हैं उनको, स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्राइमरी रीजन फॉर कोऑर्डिनेशन इज दैट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। इसकी प्राइमरीली इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। Thus, manager need to reconcile differences in the approach, timing, efforts, or interest. This is the another important line for this coordination point. कहता है, thus the manager need to reconcile difference in approach, timing, efforts, and interest. At the same time, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. तो अगर ये लाइनें कहीं दिखाई देती हैं
तो इट मीन्स हम वहां पर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारी केस स्टडी ऐसी आएंगी जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन वहाँ कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है, ये हाईलाइट की हैं, ये वो लाइनें हैं जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाइड करने में मदद करेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। एट द सेम टाइम देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। खाली ये लाइन भी कई बार हमारी पूछ ली जाती है रिगार्डिंग टू डिफाइन द कंसेप्ट विच इज डिस्कस्ड इन दीज लाइंस। तो आपको ये जो 2-3 लाइनें अंडरलाइन कराई हैं, इनको पूरा प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। आइए चलते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन पर। कोऑर्डिनेशन को यदि हम डिफाइन करें तो कोऑर्डिनेशन क्या है एक्चुअल में। जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी कॉन्सेप्ट की, तो उस डेफिनेशन में उसका मैक्सिमम सार, मैक्सिमम समरी आ जाती है। यानी उसको अगर लेकर चले तो उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो भी है वो सब उसी डेफिनेशन में हम क्लियरली देख पाते हैं। तो यहाँ 2-3 डेफिनेशन दी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको रटें, याद करें, लेकिन इनको समझें। यो हेमन ने क्या कहा है कोऑर्डिनेशन के बारे में। द कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली synchronizing the efforts of subordinates to provide proper amount, timing, quality of execution so that their united efforts lead to the stated objective or planned objective, namely the common purpose of the enterprises। हेमन कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा ऑर्डरली साइक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स है, यानी एक डिसिप्लिन वे में जो लोगों के एफर्ट्स को, सबऑर्डिनेट्स के एफर्ट्स को, या उनको दिए जाने वाले प्रॉपर अमाउंट का मतलब है रिसोर्सेज अलोकेशन। प्रॉपर अमाउंट, प्रोवाइड अ प्रॉपर अमाउंट स्टैंडिंग फॉर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर रिसोर्सेज जो वर्किंग प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में या किसी भी प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं, बेसिकली इनपुट्स, उनका प्रॉपरली एलोकेशन करने में, प्रॉपर टाइम पर, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में क्वालिटी एग्जीक्यूशन में, सो दैट द यूनाइटेड एफर्ट्स लीड टू स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमने प्लान कर रखे हैं उन ऑब्जेक्टिव को ये प्रॉपरली अचीव कर सके। नेमली उनको हम बेसिकली जानते हैं कॉमन पर्पज ऑफ द एंटरप्राइजेज और द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेज के नाम से। तो थियोमेन कहता है कि ये एकमात्र ऐसा डिसिप्लिन है या एक ऐसा आप कह सकते हैं सोर्स है जो कि एक मत करता है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके एफर्ट्स को, और उनको इस तरीके से रिसोर्स लोकेट करता है, प्रॉपर टाइमिंग पर क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि उनके प्रयास एक ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें मैकफार्लैंड के अकॉर्डिंग, मैकफार्लैंड क्या कहते हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन। सो इट इज अ प्रोसेस, मैकफार्लैंड कहते हैं एक प्रोसेस है वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose। तो ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है थियो हेमन और मार्क फाइलन के बीच में, लेकिन यहां पर इन्होंने इसको एक प्रोसेस का नाम दिया है, और उस प्रोसेस में बताया है कि एन एग्जीक्यूटिव, दैट एग्जीक्यूटिव कैन बी ऑफ फ्रॉम टॉप लेवल, कैन बी फ्रॉम मिडल लेवल, कैन बी फ्रॉम लोअर लेवल। वो कहीं से भी हो सकता है एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल से, मिडिल लेवल से, लोअर लेवल से। वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप करते हैं एन ऑर्डिनरी पैटर्न, एक ऐसा डिसिप्लिन्ड पैटर्न जिसमें कि ग्रुप एफर्ट्स अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, जो कि उस पार्टिकुलर जो ग्रुप होता है उसके एफर्ट्स को, सबऑर्डिनेट्स के प्रयासों को यूनिटी ऑफ एक्शन में कन्वर्ट कर सके और कॉमन ऑब्जेक्टिव को, कॉमन पर्पज को अचीव कर सके। देयर इज नेक्स्ट वन EFL ब्रिज, ये भी क्या कहते हैं जरा देखते हैं इसके बारे में। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग सुटेबल allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves। तो ये जो हार्मनी वर्ड यूज किया है, हार्मनी अमंग द मेंबर्स themselves, तो ये इसका मतलब ये है कि वो एक मत होकर यूनिटी के तौर पर, यूनिटी शो करते हुए क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे हैं, अपने काम को करने में लगे हैं।
कोऑर्डिनेशन को इस तरीके का एक बैलेंसिंग एंड कीपिंग फोर्स माना गया है कि कोऑर्डिनेशन बैलेंस करता है, कीपिंग टुगेदर सबको एक साथ रखता है द टीम बाय इंश्योरिंग सुटेबल अलोकेशन ऑफ टास्क, उनको अलग अलग प्रकार के जो सुटेबल टास्क है उनको अलोकेट करके टू द वेरियस मेंबर्स एंड सीइंग दैट द टास्क आर परफॉर्म्ड विद हार्मनी अमंग द मेंबर्स देमसेल्व्स और नोट। तो ओवरऑल हमने तीन जो डेफिनेशन देखी, इनके अंदर मुझे दो बातें समझ में आई। पहली बात तो ये समझ में आई कि इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि ये जनरली यूनिफाइंग करता है, यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर आता है। और तीसरी बात जो मुझे यहाँ क्लियर हुई कि कोई भी एग्जीक्यूटिव हो वो अपने ग्रुप को इस तरीके से मैनेज करता है कि उनके जो अंदर एक डिसिप्लिन सिस्टमेटिक पैटर्न डेवलप हो सके और वो अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सके। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो दो तीन बातें हमने पढ़ी, यही हम थोड़ा आगे चल के इनकी इंपॉर्टेंस या करेक्टरिस्टिक्स के तौर पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड हमारे सामने आया, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंस शो करता है ये, वाइटल इंपॉर्टेंट है ये, वाइटल इंपॉर्टेंट है। एसेंस मतलब आवश्यक, नेसेसरी हम कह सकते हैं, जरूरी है। Coordination is sometimes considered as a separate function of management. Sometimes it is to be considered, but actually it is not a separate function of management. It is, however, the essence of management for achieving harmony among individual efforts towards the accomplishment of group goals. ये क्या करता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनके मध्य एक एक हार्मनी मतलब एक आपसी मेल भाव की भावना, दैट दे विल कंसिडर ईच अदर एज वी नॉट आई, उनके अंदर कोई आई ना हो बल्कि उनके बीच में एक वी की भावना हो, हम की भावना हो, वो हम की भावना के साथ काम करें। इस तरीके का इंडिविजुअल एफर्ट्स को वो क्या करता है? अचीव करने में मदद करता है, ताकि उनके आधार पर जो ग्रुप गोल्स हैं उनको हम प्रॉपरली अचीव कर सकें, प्रॉपरली अटेंड कर सकें। ईच मैनेजरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन। जितने भी मैनेजरियल फंक्शन होते हैं इज एन एक्सरसाइज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन। हर हर किसी के साथ जो हर कोई जो है एक इंडिविजुअली एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। एक्सरसाइज एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूट करने का। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहर्ट। ये क्या होता है? इम्प्लिसिट अंदरूनी होता है, अंदरूनी, और इनहरेंट मतलब आंतरिक, हमारे अंदर से। इन ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें ये इम्प्लिसिट होता है, पहले से निहित होता है। एंड इनहरेंट इन ऑल फंक्शन, और सभी फंक्शंस में ये देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन। तो दैट्स व्हाई इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ separate function, but actually it is not a separate function, it is to be considered as essence of management. The process of coordination or coordinating the activities of an organization begins at the stage itself। यानी जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग स्टेज की, स्टार्टिंग फेज की, तो प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन वहीं से शुरुआत हो जाता है, जब से हम ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट सभी के लिए प्लान्स कोऑर्डिनेट करता है, बनाता है, फॉर्मुलेट करता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या करता है? मतलब वहां पर हम क्या कैसे देखते हैं कोऑर्डिनेशन को? हम कोऑर्डिनेशन को देखते हैं कि भाई सभी के लिए, फॉर ऑल, फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो सब, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सबके लिए, सबके लिए प्लान को फॉर्मुलेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स, जो ये प्लान बनाए गए हैं, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, उससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, कई बार हम इसे बोल देते हैं फ्रेमवर्क, तैयार होता है हमारा कि भाई किस तरीके से वर्किंग होगी, किस तरीके से काम होगा। विच इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस का एक प्रकार से आउटकम है। द फंक्शन इज परफॉर्म टू फिल द रोल्स डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो
स्टाफिंग फंक्शन में हमने रोल डिफाइन किए थे। जो स्टाफिंग फंक्शन होता है जो इन रोल्स को फिल करने का काम करता है, और जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन था जिसमें हमने ये रोल डिफाइन किए थे, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ये रोल हमने डिफाइन किए थे, उनको द फंक्शन इज परफॉर्म टू फिल द रोल डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उनको फ्रेमवर्क में फिल करने की कोशिश ये करता है, मतलब फिल करने के लिए प्रयासरत होता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये इस बात को भी इंश्योर करता है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि जो प्लान्स हमने बनाए हैं आर एग्जीक्यूटेड, वो परफॉर्म्ड किए जा रहे हैं, वो परफॉर्म्ड किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, जो प्लान हमने बनाए थे उनके अकॉर्डिंग एज इज रिक्वायर्ड, और जैसी हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी उसी के थ्रू वैसा ही हम इनको परफॉर्म कर रहे हैं। सो एनी डेविएशन और डिस्क्रिपेंसीज या डेविएशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर टेकन केयर ऑफ एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज पर हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, और दैट विल हेल्प कोऑर्डिनेशन हमारी जो है इसको कंट्रोलिंग प्रोसेस को करने में मदद करता है। सच द कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज वेरी एसेंस। तो इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये जरूरी है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज जो कहते हैं ना ऑन टाइम काम या ऑन मिनिमम कॉस्ट काम पूरा कर सके, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। इट इज वर्किंग एज ए लाइक अ थ्रेड, ये एक धागे की तरह काम करता है, धागे की तरह काम करता है। इन गार्लैंड, एक हार के अंदर जो माला होती है उसके अंदर एक धागे का काम करता है। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। तो उसी तरीके से हम ये कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज द part of all functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So that's why it is called an essence of management, क्योंकि बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल नहीं है, और बिना ऑर्गेनाइजिंग के स्टाफिंग, बिना स्टाफिंग के कंट्रोलिंग, या जो है आपका डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बिना कंट्रोलिंग, और अगेन हम दोबारा प्लानिंग पे जाते हैं। लेकिन ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल ने प्लान बना दिए, अब बात आई ऑर्गेनाइजिंग की, वो स्ट्रक्चर तैयार करके ही नहीं दे रहा है, बात आई स्टाफिंग की, वो जो है ना वर्कर्स को अपॉइंट ही नहीं कर रहा है, या एम्प्लॉयज को अपॉइंट ही नहीं कर रहा, फिल नहीं कर रहा उन वैकेंट पोस्ट को, या डायरेक्टिंग की बात है तो लीडर अपनी अपने काम को छोड़कर आराम से बैठा है। मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह होगा तो ही हम ये कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है। और इसीलिए हम ये भी कह देते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, ये परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी फंक्शनिंग क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा है कि फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन की फीचर को यदि हम देखें तो हमने इसके मीनिंग में सारी बातें, डेफिनेशन में सारी बातें देख ली थी। हमने देख लिया था कि इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ये जो ग्रुप एफर्ट्स होता है उनको इंटीग्रेट करके चलता है, उनको एकजुट करके चलता है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जितने भी लोग अपना काम करते हैं जो अनरिलेटेड या डाइवर्स इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, तो उनको यूनिफाई करने का काम करता है, उनको एक साथ लेकर आने का काम करता है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। कहता है कि इट गिव्स अ कॉमन फोकस, एक ऐसा मतलब एक ऐसी नजर ये रखता है, कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स के ऊपर एक ऐसा कॉमन फोकस रखता है कि वो जितने भी हम वो वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इस तरीके से करें कि जो प्लान और शेड्यूल्ड टास्क है वो कंप्लीट हो सके, उसको हम प्रॉपरली एक अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जो यूनिटी ऑफ एक्शन होता है मतलब इंश्योर करता है क्या, यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शंस में एकजुटता लाना, एक मतलब दो प्रकार से यूनिटी लेकर आता है, एक एफर्ट्स में और दूसरा एक्शंस में। जो एफर्ट्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, उनको एक सिंगल डायरेक्शन में लेकर चलता है, और जो एक्शंस होते हैं उनमें भी एकजुटता लेकर आता है, उनको भी एक सिंगल डायरेक्शन की तरह ये तो फिर टर्न अप करता है, मोड़ देता है। द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ action in the realization of common purpose. It acts
as the binding force between departments and ensures that all action is aimed at achieving the goals of the organization only, कि जितने भी एक्शन होंगे, जितना भी वर्किंग होगी, वो सब एक ही तरफ होंगी और वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने के लिए होंगी। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है दैट इज इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब देखिए जैसे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है, लगातार काम करता है, कहीं पर भी अपने कोऑर्डिनेशन में ये कमी नहीं है, मतलब कहीं पर भी अपने आप को हाइड नहीं होने देता। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन ऑफ बट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक बार कर देने वाला फंक्शन नहीं है, ये बार बार रिपीटेडली किया जाने वाला एक्शन है। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड एंड्स विद द कंट्रोलिंग स्टेज, इसीलिए हम इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग फंक्शन से लेकर कंट्रोलिंग फंक्शन तक जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, हर स्टेप पर इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन हमने कहा था कि ये एक ऑल परवेसिव फंक्शन भी है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें हर वक्त है, हर जगह है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल मानते हैं। यूनिवर्सली हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म्ड नहीं हो सकते। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स। लाइक यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि परचेज डिपार्टमेंट उसको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद करना दे दे। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए समस्या बन जाएगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन production department is dependent on purchase department, and purchase department is basically dependent on the finance department। तो हर एक डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, तो इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी लेवल होते हैं, उन सब में ये क्या करके चलता है, ये उनको एक मत करके चलता है, इनके बीच में एकाग्रता लेके आता है, यूनिटी क्रिएट करके चलता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कई बार ये क्वेश्चन हमसे सेपरेटली पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, एक्सप्लेन। इसे आप एक्सप्लेन करें। 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन हमसे इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है, तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप ध्यान देंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी मच ट्रू, यानी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि कहीं पर भी देख लें मैनेजर के लिए कोऑर्डिनेशन जो है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की, टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कंट्रीब्यूट, नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। जो भी हमारी पॉलिसीज हमने बनाई हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो बनाई है, वो प्रॉपरली कैरिड आउट, एग्जीक्यूट हो सके। इसके लिए जरूरी है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल वालों की बात सुने, समझे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करे, उनके साथ कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो इट कोऑर्डिनेट विद द बोथ लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स, दैट इज टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, दैट इज लोअर लेवल। क्योंकि जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल के द्वारा बनाए गए फंक्शंस को, टॉप लेवल के द्वारा बनाए गए फंक्शंस को लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम करता है और उनको एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि मिडिल लेवल यदि कोऑर्डिनेट करेगा तो टॉप लेवल के प्लानिंग स्ट्रेटजीज लोअर लेवल तक पहुंच पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर पाएंगे, अगर लोअर लेवल कोऑर्डिनेट करता है विद मिडिल लेवल। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल या फर्स्ट लाइन मैनेजर हो। सो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर्स, और ये प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं टू इंश्योर दैट, इस बात को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि काम जो है प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, काम जो है जो प्लान्स हमने डिसाइड किए, जो बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वेन एवर द क्वेश्चन विल बी देयर, coordination is the responsibility to all managers, that you have to establish the relation between coordination with top level, with middle level and lower level
इनके साथ इसको जोड़कर आपने इसका आंसर देना है। और वेन एवर द क्वेश्चन इज दैट कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस कंडीशन में यू हैव टू बी डिस्कस कोऑर्डिनेशन अलोंग विद कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग, इन ऑर्गेनाइजिंग, इन स्टाफिंग, इन डायरेक्टिंग, इन कंट्रोलिंग। तो उस वक्त आपको ये बताना, तो ये भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे सेपरेटली पूछ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, एक्सप्लेन, ये भी 3 से 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो चाहे वो आ जाए चाहिए आ जाए, कई बार क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहा है, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। द लास्ट फीचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन, इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर बनाया गया, वॉलेंटरी फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो है वॉलेंटरी नहीं है, इसके लिए हमें डेलिब्रेटली प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पर्सन हैं, और ये इनकी आपस में बनती नहीं है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, झगड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी दे दें, दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस वन एक्टिविटी, परफॉर्म वन एक्टिविटी, दोनों को मिलकर ये एक्टिविटी करनी है, तो उस कंडीशन में ये दोनों डेलिब्रेटली कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। हालांकि उनके बीच में तालमेल नहीं है, बनता बनता नहीं है। तो आपने देखी होगी एक बिगिल मूवी देखी होगी, या फिर आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, उनके अंदर जो उन प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके नहीं चलते। तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए एक डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर, याद रखिएगा, जो मैनेजर है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होकर, एंड डेलिब्रेट मैनर, और जानबूझकर, इवन वेयर मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, कोऑर्डिनेशन गिव्स ए डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। अगर उस डिपार्टमेंट के लोग विलिंगली कोऑपरेट करते हैं तो वहां कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वो विलिंगली कोऑपरेट ही नहीं करते हैं तो वहां कोऑर्डिनेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। एक छोटी सी लाइन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, उसके बारे में बताई गई है ये एक छोटी सी लाइन, और इससे रिलेटेड कई बार असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमारा बन जाता है, असर्शन रीजन का या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हमारा क्रिएट हो जाता है। कोऑपरेशन इन द absence ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स, एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। तो ये लाइन हमेशा आपको इसी तरीके से याद करनी है कि absence ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जो है एक वेस्टफुल एक्टिविटी है, जबकि कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज, तो वहां पर एम्प्लॉइज आपसी में डिससेटिस्फाइड फील करते हैं जहां कोऑपरेशन नहीं होता। यानी कोऑपरेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा 100%, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन हो तो वहां कोऑपरेशन भी देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोऑपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन में एम्प्लॉइज हमेशा डिससेटिस्फाइड ही फील करेंगे। दैट इज द लास्ट पॉइंट। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, तो 3 बातें बेसिकली आपने फोकस करनी है। GFS, वेयर G स्टैंडिंग फॉर ग्रोथ इन साइज, F स्टैंडिंग फॉर फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, S मतलब स्पेशलाइजेशन। यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बिजनेस के साइज को बढ़ाने में मदद करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस के थ्रू उनको एक यूनिफाई वे में परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। यानी कि हम काम जो है उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज होती है उनके अकॉर्डिंग हम काम देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके बीच में एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है उस काम को लेकर। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल
employed by the organization also increases. At the times, it may become difficult to integrate their efforts and activities. तो उस वक्त ये डिफिकल्ट हो जाता है कि उनके प्रयासों को, उनकी एक्टिविटीज को हम इंटीग्रेट कर पाए। तो उस कंडीशन में जब बिजनेस बढ़ रहा होता है, बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, उसका साइज बढ़ रहा होता है, उसके साइज में बढ़ोतरी हो रही होती है, तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो बढ़ रहे होते हैं, उनके प्रयासों में इंटीग्रेशन लाने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। उस वक्त कोऑर्डिनेशन हमारी मदद करता है। सो ऑल इंडिविजुअल्स differ in their habits of work, background, approaches to situations and relationships with others. So that's why it becomes very necessary to ensure that all individuals work together towards the common goals of organization, but employees may have their own individual goals also. So therefore organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and organizational goals through the coordination. So coordination एकमात्र वो फोर्स है, वो बल है, वो ताकत है, या हम कहें कि वो एक इंटेंजिबल इंटेंजिबल आप कहें कि इंटेंजिबल फोर्स के तौर पे काम करता है, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल एफर्ट्स होते हैं, उनको एक जैसा एक यूनिफाई कर सके और वो कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। इसीलिए हम जो है ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग इन साइज ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस का साइज बढ़ रहा होता है तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो सिंपल दो बातें याद रखनी है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, पीपल्स उसमें इंक्रीज होने लगते हैं, वो अलग अलग नेचर से, अलग अलग स्पाइशल से, लोकेशन से होते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, तो उन सबको एक जैसा एक कॉमन डायरेक्शन में प्रवाह करवाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, जो काम के अंदर अलग अलग काम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनमें फंक्शनल डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है। उनके अलग अलग काम होते हैं उनके अंदर। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिवाइड किया है इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस। तो इन एन organization there may be separate departments of finance, production, marketing, human resources, and all these departments have their own objectives, own responsibilities, own policies. जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके अपने ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपनी ही पॉलिसी होती है, उनका अपना ही स्टाइल होता है वर्किंग का। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव में बी टू इंक्रीज द सेल्स by 10% by offering discount, but finance department may not approve of such discount, it means loss of revenue। तो ये उनकी अपनी अपनी टेक्निक, अपने अपने वे ऑफ वर्किंग है। तो इन वे ऑफ वर्किंग में जो डिफरेंशियबिलिटी आती है, इनमें जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, उस फंक्शनल डिफरेंशिएशन को एक मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए यूनिफाई करने का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है। तो दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ईच यूनिट, ईच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन देयर ओन वे, आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, यानी एक दूसरे से अलग होकर काम करते हैं। एंड बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स आर बिकमिंग मोर रिजिड, उनके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो एक प्रकार का बैरियर का काम करते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हाउएवर all departments and individuals are interdependent and they have depend on each other for information to perform their activities, and the activities of each department needs to be focused on attainment of common organizational goals। तो कहीं चले जाओ, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट में चले जाओ, ये बात आपको हर जगह देखने को मिलेगी कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ही हम जो है बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग the activities of various departments is accomplished through the coordination। और इनके बीच में जो लिंकेज का काम है वो कोऑर्डिनेशन ही करता है, वही इनको एक दूसरे को नजदीक लाता है, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी को समझाने की कोशिश करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्पेशलाइजेशन। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आर करेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। उनमें प्लानिंग फंक्शन के लिए अलग है सब, स्टाफिंग के लिए अलग है, ऑर्गेनाइजिंग के अलग अलग, हर फंक्शन, हर प्रकार के फंक्शन को एक स्पेशलाइजेशन वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। सो स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। जो अलग अलग नेचर के काम है उनकी वजह से, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनकी वजह से हमारे जो फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है, उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, और उस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ये स्पेशलाइजेशन का फंक्शन जो है वो क्रिएट होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, और इसीलिए
जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको एक नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो एफ डब्ल्यू टेलर है, एक बहुत बड़े एफ डब्ल्यू टेलर जो है एक बहुत बड़े मैनेजमेंट फिलोसफर हुए हैं। इन्होंने बताया है एक अपनी विशेष साइंटिफिक टेक्निक के अंदर, दैट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो टेक्निक है इनकी, उनमें बताया है कि हमें हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी वजह से हमें जो स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट आज के टाइम में सबसे ज्यादा है। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेलुएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। मैं इस लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं। Organization therefore need to employ a number of specialists. Specialists usually think that they only are qualified to evaluate, judge, and decide according to their professional criteria. They do not take advice or suggestion from others in matter pertaining to their area of specialization. ये कई बार हमारी केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर हमसे पूछ लेता है। एक केस स्टडी हमारे सामने आ जाती है, उस केस स्टडी में लाइनें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो किस बेसिकली इंपॉर्टेंस या आप कहें सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट स्पेशलाइजेशन। याद रखिएगा, स्पेशलाइजेशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन लाइनों के थ्रू ये पता लगता है, दिस ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। ये बेसिकली क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है अमंगस डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो देयरफॉर सम coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, interest और opinion of the specialist। तो ये जो लाइनें हैं ये भी हमारी इसी का पार्ट बन जाती हैं, और ये पूरा का पूरा एक पोर्शन केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे हमसे पूछा जाता है। और वो यहाँ पूछेगा आपसे कि बताइए कौन सी जो है सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ बताई गई है, के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी स्पेशलिस्ट की बात आए तो आप स्पेशलाइजेशन पर जाएंगे, स्पेशलाइजेशन पर जाएंगे। स्पेशलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर रिकैप देखें तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 से 4 नंबर में, ये आपने बताना है। और मैंने आपको बताया था जितने भी फंक्शंस हैं आपके, उन फंक्शंस को लेकर आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो और एट द एंड आप ये कंक्लूजन जरूर देंगे, ये कंक्लूजन जरूर देंगे। आप कंक्लूजन के नाम से इस पॉइंट को जरूर शो करेंगे, दैट कोऑर्डिनेशन देयरफॉर सिंक्रोनाइजेस द एफर्ट्स थ्रू द ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ensures that the organizational objectives are achieved with a minimum of conflict. Then thereafter हमने पढ़ा characteristics features of coordination, जिसमें हमने पढ़ा कि it integrates group efforts, it integrates group efforts। दूसरा हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरा हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिर हमने पढ़ा कि एक परवेसिव फंक्शन है। फिर हमने देखा कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सब उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या आप यूं कहें कोऑर्डिनेशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी एक हमसे इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से याद करना है। और एट द एंड हमने देखा कि एक डेलिब्रेट फंक्शन है, डेलिब्रेट फंक्शन है जिसको जानबूझ कर लगाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, वॉलंटरी फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वॉलंटरी फंक्शन, इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस पर फोकस किया, और मैंने आपको बताया कि जब इसकी नीड और इंपॉर्टेंस की बात आए तो 3 बातों आपने याद रखनी है, GFS, जिसमें हम ग्रोथ इन साइज के ऊपर फोकस करते हैं। अगर बिजनेस साइज बढ़ता है तो कैसे कोऑर्डिनेशन हमारी हेल्प करता है। फंक्शनल जो डिफरेंशिएशन होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन जो है यूनिफाइंग वे में अपने एफर्ट्स को एस्टेब्लिश करता है। और स्पेशलाइजेशन कैसे क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और उस स्पेशलाइजेशन में जो वर्कर काम करते हैं तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो उनको कैसे रिकॉन्साइल करने में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द कोऑर्डिनेशन, and tomorrow we will discuss about the objective type questions related to objectives of the management, objectives of the management, then levels of the management, and thereafter coordination। जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन जिसे माना गया लेकिन एक्चुअल में फंक्शन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हम लोग
एमसीक्यू डिस्कस करेंगे प्लस कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे।